गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश वैष्णव सर आप सबका स्वागत करता हूं कॉमर्स की इस क्लास में। अभी हमारा एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही करीब है और इसके लिए मैं आप लोगों को कवर करने जा रहा हूं पार्टनरशिप का चैप्टर। पार्टनरशिप के चैप्टर में हम पहला चैप्टर ले रहे हैं जिसमें है मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, साझेदारी से आशय। ये जो वीडियो है मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग समझेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में आपको बताना है कि जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी होता है। मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अकेले ही काम कर सकूं और अकेले ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो जहाँ तक वो प्रयास करता है कि वह अकेले ही कोई भी बिजनेस को करने का कोशिश करता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। मतलब एक ही व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं, सारे क्वालिटीज़ नहीं होते हैं। जैसे उसके पास हो सकता है कि कैपिटल की कमी हो, या उसको काम करना अच्छे से नहीं आता है, स्किल्ड पर्सन ना हो, या उसका लायबिलिटी जो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी को वो जो है फुलफिल नहीं कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। तो कोई भी कारण से जब एक व्यक्ति बड़ा व्यवसाय करना चाहता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, लेकिन हर चीज़ में वो स्किल्ड नहीं है, उसके पास कैपिटल की कमी हो सकता है, या उसके पास नॉलेज की कमी हो सकता है, या एक्सपीरियंस की कमी हो सकता है, अनुभव की। तो ये सब चीज़ों को अगर उसके पास कुछ ना कुछ कमी है तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या करता है, वो एक ग्रुप तैयार करता है और भी लोगों को अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए कुछ व्यक्ति मिल करके कार्य करने का निश्चय करते हैं। तो किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, मतलब पैसा लगाया जाता है, तो किसी के द्वारा नॉलेज लगाया जाता है, तो किसी के द्वारा अपना टाइम लगाया जाता है। तो ये सब मिल करके जो भी काम शुरू करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसको पार्टनर्स कहा जाता है। तो ये आप बताएंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में। उसके बाद डेफिनेशन आएगा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में आप बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाला लाभ अथवा हानि विभाजन आपस में करते हैं, तो उसको साझेदारी कहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब एक आदमी और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और जोड़ करके कोई लीगल बिजनेस करता है, इनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, और उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, एक्सपीरियंस लगाते हैं, अपना मेहनत लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, और टाइम ये सब लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस में, उस प्रॉफिट को सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक रेशियो पर, और उस रेशियो के अनुसार इन लोग प्रॉफिट को या लॉस हो सबके बीच में बांटा जाता है। तो मेन चीज़ इसमें यही ध्यान रखना है कि फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनरों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप में जो एक रिलेशनशिप होता है पार्टनरों के बीच में, वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उन सब को सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ सभी लोग मिल करके बिजनेस को रन करेंगे, या सब लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो सबके द्वारा एक व्यक्ति भी बिजनेस को रन कर सकता है, और प्रॉफिट लेकिन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एच.एन. हैन ने कहा है कि साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो निजी लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो पार्टनरशिप में कहा गया है कि ये जो पर्सन्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और ग्रुप होने के साथ साथ इन लोग बिजनेस रन करते हैं, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को सबके बीच में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बार बार यही बात कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सिंगल पार्टनर का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, बल्कि सभी पार्टनर्स उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। साझेदारों की विशेषता या लक्षण, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका पार्टनरशिप का, जिसमें सबसे पहला है विशेषता में अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता का मतलब होता है कि पार्टनरों के बीच में जो भी शुरुआत होता है वो एग्रीमेंट से होता है।
तो पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो एग्रीमेंट से होता है, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। तो जो भी पार्टनर है उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट होना पार्टनरों के लिए बेनिफिशियल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है एग्रीमेंट होना ये भी मोस्ट नेसेसरी नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये इनके लिए ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब इनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोग एग्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। सेकंड आपको याद रखना है फीचर्स में नंबर ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साझेदारों में कम से कम 2 व्यक्ति को होना आवश्यक होता है। अधिकतम इसमें आप याद रखेंगे 50। ये क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में पूछता है कि मिनिमम पार्टनरशिप होना चाहिए, मेंबर्स होना चाहिए 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स मेंबर हो सकते हैं 50। लेकिन अगर वो भारतीय बैंकिंग व्यवसाय है, बैंकिंग बिजनेस है, तो उसमें मिनिमम 2 याद रखेंगे और मैक्सिमम 10 याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है थर्ड में आपका बिजनेस। बिजनेस मीन्स होता है व्यवसाय। तो साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। वैध व्यवसाय मीन्स होता है लीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस इनके बीच में अगर होगा तो उसको पार्टनरशिप के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो पार्टनरों में किसी न किसी प्रकार का बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस आपका खाली पेपर में नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस दिखना भी चाहिए कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, सबको मिला करके। जब तक किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होता तब तक साझेदारी नहीं हो सकता। मतलब बिजनेस आपका जो होता है वो कैसा होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक मतलब कानून के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। लीगल बिजनेस होना चाहिए, तभी वह पार्टनरशिप कहलाएगा। इनलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हटा दिया जाएगा डेफिनेशन से। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ का विभाजन। तो मैंने पहले ही कहा है कि साझेदारी का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। ठीक है। पार्टनरशिप का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन उद्देश्य होता है उनका, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है और प्रॉफिट को जो है सभी पार्टनरों में बांटा जाना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी वर्क यदि आप कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनरों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना मोस्ट नेसेसरी है। 5वें नंबर में है आपके पास अनुबंध की क्षमता। अनुबंध की क्षमता का मतलब होता है कि सभी पार्टनरों में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। देखिए, अगर व्यक्ति क्या है कि अगर वयस्क है, वयस्क मतलब एडल्ट है, 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है, तो पार्टनर बन सकता है। वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और वो किसी प्रकार का इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को अनुबंध करने की क्षमता नहीं होता है। इसलिए अगर अनुबंध करने की क्षमता है, आप में एग्रीमेंट करने की अगर कैपेसिटी है, तो केवल आपको वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क वाले होना चाहिए, और वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया किसको कहेंगे? तो दिवालिया का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसके एसेट्स कम हो जाते हैं और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है, दिवालिया व्यक्ति कहा जाता है। वो अपने लोन को नहीं पटा पाता है, तो उसको आप पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे। 6 नंबर में है प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। तो फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब पार्टनर्स जो होते हैं फर्म के एजेंट कहलाते हैं। एजेंट को किसको कहा जाता है? एजेंट का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए लोगों को जोड़ना, अपने बिजनेस की क्वालिटी के बारे में बताना, सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचना। तो हर पार्टनर चाहेगा कि अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने जान पहचान के लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएं। तो साझेदार द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य फर्म द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। तो पार्टनर्स जितने भी वर्क करते हैं फर्म के लिए, वो फर्म का ही वर्क होता है। तो इस तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। तो इसको आपको फिलअप में पूछा गया है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि फर्म के वो एजेंट भी होते हैं। एजेंट को हिंदी में कहा जाता है प्रतिनिधि। 7 नंबर में आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया असीमित दायित्व। तो फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। फर्म ने अगर कोई लोन लिया है, फर्म के लिए अगर कोई पार्टनर लोन लिया हुआ है,
तो लोन को सभी पार्टनरों के द्वारा पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने लोन लिया है वही उसकी जवाबदारी उठाएगा। यदि दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है, तो जो लायबिलिटी है वो ज्वाइंट भी हो सकते हैं या फिर पर्सनल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टनरों का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड बताना है आपको, साझेदारों की दायित्व असीमित होती है। इसके बाद 8वां नंबर में आता है व्यापार का संचालन, बिजनेस को रन करना। तो बिजनेस को रन करने का जो काम है वो सभी पार्टनरों का है। सभी पार्टनर्स व्यापार में बैठ सकते हैं, व्यापार को देख सकते हैं, उसके अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। तो फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा उनकी ओर से कितने ही सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो ये भी रहता है इनके बीच में अगर डिसीजन हुआ है कि भाई हम लोग समय नहीं दे पाएंगे बिजनेस में, तो कोई एक ही बिजनेस को रन करेगा तो वो रन कर सकता है, लेकिन सभी को व्यापार में बैठने का, व्यापार को चलाने का राइट्स होता है। फिर 9 नंबर में है पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैपिटल लगाना उस पार्टनर के लिए नेसेसरी नहीं है जिसको बिजनेस में लाया गया है, इसलिए कि वह बिजनेस में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना माइंड लगा सके। तो इसमें याद रखना है कि सामान्यतः प्रत्येक साझेदार निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु बिना पूंजी के भी व्यापार साझेदार बन सकता है। व्यवसाय के संबंध में परामर्श देने या कुशलता के कारण साझेदार बनाया जा सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टनर के पास पैसा नहीं है और उसको पार्टनर बनाना है, अपने को कोई व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसको पार्टनर बनाना है, इसलिए क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको अगर हम बिजनेस में लाते हैं तो हमारे बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अब उसको हम बोलते हैं भाई पार्टनर बन जा, तो वो बोलता है कि भाई मैं पार्टनर तो बन सकता हूँ लेकिन मेरे पास लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई पैसा मत दे, लेकिन तू अपना ना नॉलेज को लगाना, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना हमारे बिजनेस में, ताकि हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सके। तो ऐसे पर्सन को हम बिना कैपिटल के भी पार्टनर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सबके सब बोले कि यार हम भी नहीं लगाएंगे पैसा, हम भी नहीं लगाएंगे करके, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में। इसलिए उनके लिए यह मोस्ट नेसेसरी है जो हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचा सकता है, इंटेलिजेंट पर्सन है और वो पैसा नहीं लगाना चाहता है, तो हम उसको बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है 10वां में फर्म का नाम, नेम ऑफ फर्म। तो जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। मतलब जो पर्सन से इन्वॉल्व होते हैं पार्टनर फर्म में, उसको पार्टनर्स कहते हैं। और इसको हम लोग ज्वाइंट रूप में इसको हम बोलते हैं फर्म कहा जाता है। बिजनेस को कहते हैं हम लोग फर्म। तो जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। तो फर्म का नाम होना जरूरी है, उसी के नाम से हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फर्म का नाम जो होता है वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित ना हो। प्रतिबंधित मतलब सरकार किसी प्रकार का उसमें रोक टोक ना लगाए। जैसे कि कोई नेशनल नाम से हम फर्म का नाम नहीं रख सकते, किसी और दूसरे फर्म के नाम से हम मिला जुला नाम नहीं रख सकते, या कोई टेररिस्ट के नाम से हम फर्म का नाम नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से जो नाम सरकार के द्वारा मना किया गया है उस नाम को हमको यूज़ नहीं करना है। बाकी फर्म का नाम हमको और अलग ढंग से रखना चाहिए जो सबके लिए मान्य हो। इसके बाद आता है आपका 11 नंबर में केवल व्यक्ति ही साझेदार, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म में केवल व्यक्ति को ही आप पार्टनर बना सकते हैं। व्यक्ति मतलब सामान्य व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, आप हो, लेकिन हम इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई संघ को, कोई स्कूल को, कोई कॉलेज को या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है व्यक्तियों का, उसको हम लोग पार्टनरशिप में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें केवल हम लोग पर्सन को ही पार्टनर्स बना सकते हैं। साझेदार किसको बना सकते हैं? एक व्यक्ति को ही। इसके बाद आता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। इसको भी मैं इसी वीडियो में ले लेता हूँ ताकि हमारे पास एग्ज़ाम में समय बहुत कम बचा है। तो साझेदारों के अधिकार, राइट्स ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर्स को कौन कौन से राइट्स हैं आप देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है संचालन में भाग। मैंने जैसे पहले ही बोला कि सब पार्टनरों को जो है, पार्टनर्स को है जो है व्यापार चलाने का अधिकार है। कोई एक व्यक्ति भी फर्म में बैठ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही चलाते रहेगा। हर व्यक्ति व्यापार को चला सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है और अकाउंट को चेक भी कर सकता है। सेकंड है निरीक्षण का अधिकार। निरीक्षण का मतलब होता है कि वो चेक कर सकता है फर्म के अकाउंट्स को, फर्म के जितने भी एसेट्स है उसको, वो फर्म के जितने भी बुक्स हैं उसको वो निरीक्षण कर सकता है, चेक कर सकता है, देख सकता है, जान सकता है कि हमको कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितने लॉस हो रहे हैं। तीसरा है सलाह देने का अधिकार। हर पार्टनर जो है अपना एडवाइस दे सकता है फर्म को।
फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, फर्म के काम के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो फर्म में अपना एडवाइस देने का उनको राइट्स होता है। पॉइंट देखिए, लाभ में हिस्सा मतलब प्रॉफिट में शेयर। जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको फर्म के प्रॉफिट में अपना शेयर पाने का राइट्स होता है। कोई भी पार्टनर यहाँ पर बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी पार्टनर्स इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब को पार्टनरशिप में प्रॉफिट अर्न करने का राइट्स है। संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व मतलब होता है ज्वाइंट ओनरशिप। ज्वाइंट ओनरशिप में प्रत्येक साझेदार का फर्म की संपत्तियों में संयुक्त स्वामित्व होता है। मतलब जितने भी फर्म में पार्टनर हैं वो फर्म के एसेट्स में उनका ऑनरशिप रहेगा, उनका स्वामित्व रहेगा, वो मालिक रहेंगे। सब लोग मिल करके मालिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बी बिजनेस में बैठ रहा है तो बी कोई भी एसेट्स को अपने घर ले जा सकता है, ना, वहाँ पर बी को उसको ले जाने का कोई राइट्स नहीं है। तो सभी लोग फर्म के संपत्तियों में अपना अधिकार जमा सकते हैं। 6वां नंबर में है ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है, अपने कैपिटल के अतिरिक्त एडिशनल और कोई फर्म को लोन दिया हुआ है पार्टनर, और उनके बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन पर, तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट पाने का अधिकार है फर्म से। कितना परसेंट याद रखेंगे? 6% पर एनम, मतलब 6% वार्षिक साल का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये 60 लिख दिया है, गलत है, ये एक जीरो काट देना है यहाँ से, ये हटा देता हूँ मैं इसको। तो 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है पाने का राइट्स होता है पार्टनरों को। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अगर कोई पार्टनर हमेशा के लिए फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, उसको अधिकार है कि वो हमेशा के लिए फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये है कि उसको पहले से अपने को जानकारी देना पड़ेगा, साल के या तो शुरू में फर्म को छोड़े या फिर बाद में छोड़े। बीच में छोड़ता है तो थोड़ा सा अकाउंट जो है मेंटेन करने में दिक्कत होता है। बाकी जो है वो कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। 8वां नंबर में आपात स्थिति में। आपात स्थिति मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन में प्रत्येक पार्टनर को अपना खुद का दिमाग लगाने का राइट्स है। जैसे कि फर्म मान लो बहुत लॉस पे चल रहा है तो हर पार्टनर को अपना दिमाग लगाने का राइट्स है कि वो अपना एडवाइस दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। और 9 नंबर में है नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। यदि कोई पार्टनर ये नहीं चाहता है कि और कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में आए तो वह रोक लगा सकता है। मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं, मान लो सी को लाना चाहता है लेकिन बी नहीं चाहता है कि सी आए हमारे फर्म में, तो सी को ना लाना है, रोक लगा सकता है कौन? मिस्टर बी। तो उस कंडीशन में उसको राइट्स है कि नए साझेदार के प्रवेश पर वो रोक लगा सकता है। मतलब कोई भी नया पार्टनर को आप एडमिशन नहीं दे सकते, ऐसा आप मना कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर। तो मैंने इस टॉपिक में आपको डेफिनेशन बताया और इसके विशेषताएं बताए, मतलब फीचर्स बताए, और राइट्स ऑफ पार्टनर्स मैंने बताया। इसको आप लोग अच्छे से 1-2 बार और वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम।